नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर हरीश पांडे, सहायक आचार्य, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र। इग्नू के ऑनलाइन शिक्षण कार्यक्रम में आज हम कोर्स कोड BES 143 गणित शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत जिस विषय पर चर्चा करेंगे वो है गणित पाठ्यचर्या निष्पादन हेतु तकनीक। गणित पाठ्यचर्या निष्पादन हेतु जिन तकनीकों के बारे में हम आज चर्चा करेंगे वह है प्रशिक्षण एवं अभ्यास, खेल विधि, गृह कार्य एवं दत्त कार्य। लेकिन इस पर आने से पहले हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे तकनीकी। गणित पाठ्यचर्या में बहुत से ऐसे संप्रत्यय होते हैं जैसे संख्या पद्धति, गिनती पहाड़ा, जोड़ घटाना, गुणा भाग। इस तरह के सामान्य से लेकर के अत्यंत कठिन जो भी पाठ्यचर्या में आए हुए संप्रत्यय होते हैं, इनको संपादित करने के लिए जिन तकनीकियों का उपयोग किया जाता है हम उन पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम यह जानते हैं कि यह तकनीक जो शब्द है उसका क्या अर्थ है। तकनीक शब्द का अर्थ होता है कुशलता, कुछ करने या बनाने की एक प्रणाली। प्राचीन ग्रीक शब्द टेक्निकोस, जिससे कि तकनीकी शब्द का उद्भव हुआ है, या इसका अर्थ होता है इंग्लिश में पर्टेनिंग टू आर्ट। कहीं कहीं पर इसका अर्थ देखने को मिलता है आर्टिस्टिक या स्किलफुल। सामान्य अर्थ में वैज्ञानिक सिद्धांतों तथा ज्ञान का व्यवहारिकता में अनुप्रयोग, इसका तात्पर्य किसी भी प्रयोगात्मक कार्य करने के तरीके से है जिसमें वैज्ञानिक ज्ञान या सिद्धांतों का अनुप्रयोग किया जाता है। यदि हम कुछ पौराणिक कथाओं की बात करें तो अगर हम कुम्हार समुदाय के विकास के बारे में चर्चा करने की कोशिश करें कि जो वह बनाते हैं, जो कुल्हड़ बनाते हैं या जो बर्तन बनाते हैं, क्या जो आज तकनीकी है जो हम इलेक्ट्रिसिटी और एक मोटर के सहायता से यूज करते हुए उन्हें देखते हैं, क्या शुरू में भी वही रही होगी? शायद नहीं। पहले उन बर्तनों को गोल आकृति देने के लिए सिर्फ वो हाथ का सहारा लेते थे और उस पर मिट्टी को रख कर के वह एक घुमाते हुए, आप देखेंगे रोल करते हुए जैसा कि चित्र में दिख रहा है, आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार से वह बर्तन बनाने की इन कलाओं को, तकनीकियों को उपयोग में लाते थे। इसी प्रकार जीवन के अन्य पहलुओं में भी हम देखेंगे तो हम कई सारे शैलियों में तकनीकी का उपयोग करते हैं। जैसे अगर हम साधारण रूप से तैराकी को लें तो तैराकी करना एक कला है, लेकिन इस तैराकी को करने में हम किस किस तकनीकी का उपयोग करते हैं, जैसे अंडर वाटर तैरना, बटरफ्लाई तैरना। ये इस प्रकार से बहुत सी ऐसी तकनीकी है जिससे हम तैराकी के शैली को अंजाम देते हैं। इसी तरह से हम और भी तरीके देखें कि गणित में कौन से संप्रत्यय को जो छात्र हैं वह किस प्रकार से करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि छात्र यह जब भी किसी दुकान पर जाते हैं तो किस प्रकार से लेन देन में इस प्रशिक्षण या इस तकनीकी का कैसे उपयोग करते हैं। हम देखेंगे कि दुकानदार बहुत बार, जैसे हम अगर 10 रुपये की सामान लें तो और 100 रुपये उन्हें देते हैं, तो बहुत से दुकानदार आपको 90 रुपये जो वापस करेंगे वह 2 तरीक़ों से करते हैं। बहुत से दुकानदार उस 10 रुपये में आपके 90 रुपये को जोड़ के 100 के बराबर करते हैं, यह भी एक तरीका हुआ लेन देन का। और बहुत से दुकानदार यह करते हैं कि आपने जो पैसा दिया है उसमें से कितना बचता है उसे घटा करके देना। मीन्स लेन देन में जोड़ की तकनीकी और लेन देन में घटाने की तकनीकी, दोनों तरीक़ों से उपयोग करते हैं। ऐसे विभिन्न तरह की हम तकनीकियों जो हम यूज करेंगे गणित में, उसे हम हर एक संप्रत्यय में समझने की कोशिश करेंगे। एक तकनीक है सर्वप्रथम जिस पर हम आज चर्चा करेंगे, वह है प्रशिक्षण। नियमित रूप से दी जाने वाली एक व्यवहारिक शिक्षा है प्रशिक्षण। यदि हम आपको यह कहें कि हमें अपने छात्र को बताना है कि जोड़ घटाना या गुणा भाग, चाहे वह हासिल का हो या हासिल का ना हो,
हम उन्हें यदि नियमित रूप से यह अभ्यास कराएं, सर्वप्रथम ऐसे जोड़ का अभ्यास कराएं जिसमें कि हम किसी भी प्रकार का हासिल न रखें, लेकिन यदि हम उन्हें फिर यही नियमित कराते कराते कुछ एक दिनों के बाद हम उनके साथ जोड़ घटाने में हासिल का भी जोड़ घटाव उपयोग में लाएं, तो हम यह देखेंगे कि वह आसान से लेकर के कठिन तक के जोड़ घटाने को करने की वह निपुणता पा जाते हैं। तो यह जो प्रशिक्षण है कि नियमित रूप से हमें किस प्रकार से व्यवहारिक शिक्षा को किसी छात्र के भीतर लाना है, यह गणित संप्रत्यय को संपादित करने वाली एक तकनीकी है। इसके तहत ज्ञान एवं निपुणता में, छात्रों के ज्ञान एवं निपुणता में वृद्धि होती है। सीखने एवं सिखाने के क्रियाकलापों से संबंधित होती है प्रशिक्षण। जैसे यदि हम छात्र को संख्या पद्धति के बारे में बता रहे हैं और संख्या पद्धति के विभिन्न नियमों एवं सिद्धांतों को बताने के लिए यदि हम क्रमवार उन्हें नहीं समझाएं, तो शायद वह कठिन से कठिन संख्या पद्धति के सिद्धांतों को समझने में सफल ना हो पाएँ। इसके तहत हमें ज़रूरी होता है कि हम कहाँ से शुरू करें। जैसे हम सर्वप्रथम संख्या और उस संख्या के तहत प्राकृतिक संख्या, होल नंबर, ऐसे ऐसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत से नंबर सिस्टम को उनके सामने रखते हैं और एक एक क्रमबद्धता से उन्हें बताते और प्रशिक्षित करते हैं। इसके तहत हम उनकी जो आवश्यक अधिगम होता है उसको हम आदत में परिवर्तित करने की कोशिश करते हैं। जैसे यदि हम किसी छात्र को यह कहें कि आप एक हाथी का चित्र बनाइए, तो शायद पहली बार में वह हाथी का चित्र न बना पाए, लेकिन यदि हम छोटे छोटे चित्र के उस छोटे छोटे भाग को उन्हें समझाने की कोशिश करें, तो वह शायद हाथी के चित्र को बनाने में निपुणता पा लेते हैं। इसी प्रकार से गणित के और संप्रत्यय होते हैं। जैसे अगर हम बहुत सी ऐसी आकृति का हम क्षेत्रफल निकालने को कहें जिसमें न तो आयताकार हो, न तो वह वर्गाकार हो, न तो त्रिभुजाकार हो, लेकिन वह एक सिर्फ आकृति हो, जैसे एक ऐसी आकृति जिसमें भुजाओं की संख्या निर्धारित न हो, तो हम उसे कैसे समझाएं। तो इसके तहत हम यह प्रशिक्षण में लाते हैं कि हम उसे छोटे छोटे आयताकार या वर्गाकार भागों में तोड़ते हैं और तोड़ करके फिर हम सभी भागों को के क्षेत्रफल को निकाल करके और जोड़ते हैं। तब हमें यह समझ में आता है कि हम किसी भी प्रकार की जो आकृति है, अगर हम छोटे छोटे आयताकार एवं वर्गाकार क्षेत्रों में बांट करके जोड़ें तो हमें उस संपूर्ण आकृति का क्षेत्रफल मिल जाता है, जिसे हम ग्राफ आधारित तकनीकी कहते हैं और यह प्रशिक्षण में लाते हैं। प्रशिक्षण के तहत अब हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसका उद्देश्य क्या है। सर्वप्रथम प्रशिक्षण कह सकते हैं कि न्यूनतम लागत एवं अपव्यय से श्रेष्ठ ढंग से कार्य संपादन को प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है, या इसका उद्देश्य यह होता है कि हम कम से कम लागत दें। अर्थात हम समय बहुत दे सकते हैं, लेकिन अगर हम एक क्रमबद्ध तरीके से चीज़ों को सीखें तो हम शायद उस कार्य को अच्छे ढंग से कर पाते हैं। जैसे कार चलाना सीखना। कार चलाना सीखने से पहले हम यह देखते हैं कि हम सर्वप्रथम सीट पर कैसे बैठना है, गियर वगैरह को कैसे लगाना है, क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, स्टीयरिंग कहाँ है। यह सारी चीज़ों के बारे में हम क्रमबद्ध तरीक़े से सीख लेते हैं और फिर हम रोड पर जा कर के उसको संपादित करने की कोशिश करते हैं। ठीक इसी प्रकार से गणित में भी प्रशिक्षण किसी भी संप्रत्यय में किया जाता है। इसका अगला उद्देश्य होता है त्रुटियों से बचाव की विधियों से परिचित कराना। हम जानते हैं कि गणित में त्रुटि होना एक आम बात होती है, लेकिन अगर हमने उचित प्रकार से प्रशिक्षित किया है अपने छात्र को, तो वह उस प्रकार की त्रुटि करने से बच जाता है जो वह आम तौर पर करता है। जैसे अगर हम साधारण तरीके से देखें तो हासिल के जोड़ और घटाव में छात्र हासिल को लेना, कब जोड़ना है कब घटाना है, वह अक्सर भूल जाते हैं। इसी तरह और हम देखें, जैसे भाग देने की क्रिया में हम देखते हैं कि
ऐसे कुछ भाग होते हैं जिन्हें देने के लिए छात्रों के अंतर बहुत त्रुटि होती है। जैसे यदि हम 412 में 4 की भाग देने को कहेंगे तो छात्र देते वक्त एक ऐसा स्तर आता है जहाँ पर वह कहेगा कि अब 4 से भाग नहीं जा पाएगी, 1 को हम नीचे उतार लें। मीन्स यह उतारना यदि हमने उन्हें प्रशिक्षित इस प्रकार कर दिया है तो यह एक प्रकार की बहुत बड़ी त्रुटि है। हमें यह बताना होगा कि यह एक नीचे नहीं उतरता, बल्कि हम किस प्रकार से वहाँ 0 और 4 में गुणा करते हैं, फिर यहाँ 0 आता है और फिर वह घट करके 1 नीचे आता है। ऐसी छोटी छोटी बारीकियाँ हैं जिससे यदि हम प्रशिक्षित करें छात्रों को तो वह त्रुटियों से बच जाता है। इसका एक उद्देश्य है कार्य संपादन संबंधी आदतों में सुधार करना। यदि हम कोई भी कार्य जो हम जोड़ घटाना या कुछ भी छात्रों को बता रहे हैं, इसमें हम देखते हैं कि स्पीड टेस्ट एक तरह का आता है कि हम पहले 10 मिनट में अगर हम इतना सवाल कर पाते थे, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस की या छात्रों को प्रैक्टिस करवाई तो 10 मिनट में उसका 2 गुना या 1.5 गुना तक उसी प्रकार के समान सवालों को हल कर लेता है। प्रशिक्षण से एक और उद्देश्य की संपूर्ति होती है, इसे कहते हैं आत्मविश्लेषण। आत्मविश्लेषण करने की योग्यता तथा कार्य संबंधी निर्णय क्षमता का विकास होता है। प्रशिक्षण से वैयक्तिक एवं सामूहिक मनोबल, उत्तरदायित्व की अनुभूति तथा मधुर संबंधों को बढ़ावा देना इत्यादि उद्देश्य की पूर्ति होती है। कह सकते हैं कि यह गणित के यह मनोवैज्ञानिक एक जो पक्ष है उससे संबंधित होता है कि अगर हम प्रशिक्षण करेंगे या देंगे तो कैसे हमारा बच्चों के साथ या सबके साथ सामूहिक मनोबल बढ़ता है और संबंधों में बढ़ावा मिलता है। अब हम गणित पाठ्यचर्या निष्पादन हेतु एक विशेष अगली तकनीकी पर आते हैं जिसका नाम है अभ्यास। अभ्यास के बारे में एक बहुत ही सुंदर दोहा आप सुनते होंगे कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान। जी हाँ, अभ्यास आदत निर्माण की एक प्रक्रिया है। हम कोई भी कार्य करने से पहले किस प्रकार से हमें अभ्यास की ज़रूरत पड़ती है हम उसे समझ सकते हैं। कार्य निपुणता का एक निरंतर करते रहना, यह भी एक अभ्यास का एक परिभाषित स्वरूप हो सकता है। जोड़ घटाना, गुणा भाग इत्यादि सही क्रिया का सही ढंग से निष्पादन करना, यह भी अभ्यास का एक तरीका होता है जो गणितीय संप्रत्यय में देखने को मिलता है। अभ्यास निपुणता एवं कुशलता हेतु किया जाता है। गणित के नियमों, सूत्रों, सिद्धांतों, विधियों एवं प्रक्रियाओं पर अधिकार हो जाता है यदि हम अभ्यास को जारी रखते हैं। यदि हम इस पर उदाहरण की बात करें तो जैसे पाइथागोरस थ्योरम या जिसे बौधायन प्रमेय भी कहते हैं, इस सिद्धांत के ऊपर हमारी मास्टरी कब हो पाएगी यदि हम इसी को आगे ले जाना हो। जैसे पाइथागोरस थ्योरम को उपयोग करना हाइट एंड डिस्टेंस के सवालों में, तो हम कह सकते हैं जब तक हम इस पर निपुणता हासिल नहीं करेंगे तब तक हम हाइट और डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी के सवालों को हल करने में सफल नहीं हो पाएंगे। तो अभ्यास एक विशेष तौर पर हमें यह निपुणता देता है कि हम किस प्रकार से संप्रत्यय के यूपर एक मास्टरी हासिल कर सकें। और इस अभ्यास की पूरी प्रक्रिया में जो अध्यापक होता है उसका रोल सिर्फ और सिर्फ कोऑर्डिनेटर या यूँ कहें फैसिलिटेटर का होता है। अभ्यास की मुख्य रूप से 3 श्रेणियाँ होती हैं। पहला, विषय से संबंधित मूलभूत मुद्दों की विशेषज्ञता संबंधी कार्य। यह अमूमन कक्षागत जो प्रक्रियाएं होती हैं उसमें किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे गुणनखंड, ज्यामितीय रचनाएं, दशमलव, प्रतिशत इत्यादि का संप्रत्यय प्रथम श्रेणी की गतिविधि में आता है। द्वितीय प्रकार की जो अभ्यास की श्रेणी है वह है प्रक्रियाओं में विशेषज्ञता हासिल करने वाले कार्य। यह कह सकते हैं कि हम एक लेबोरेटरी, जहाँ पे हम लैब कहें जिसे, उसके तहत हम इसका अभ्यास करवाते हैं। जैसे सही एल्गोरिदम का अनुपालन, प्रत्येक चरण से सही होने की जांच करना जिसे हम उत्तर की जांच करना कहते हैं। चित्र का नामांकन करना, अगर त्रिभुज है तो उसमें 3 ही नाम आएंगे, चतुर्भुज है तो 4
कोनों के नाम आएंगे। इस प्रकार से हम ऊंचाई, दूरी या जिस तरह के भी प्रश्न करते होंगे, या बहुत से ऐसे प्रश्न होते हैं जो ज्यामितीय में चित्रों के द्वारा ही हल किए जाते हैं, इसमें हम नामांकन का अभ्यास करना। और बहुत से ऐसे जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रश्न से हमें किन आंकड़ों को लेना है और किन आंकड़ों को छोड़ देना है, जैसे पिता की आयु एवं पुत्र की आयु का जो प्रश्न होता है, उसमें से हम किस में पहले x मानना है, किसको y मानना है, इस प्रकार का अभ्यास करना। संकेत के रूप में समस्या का निरूपण मीन्स प्रश्नों को समीकरणों में अभिव्यक्त करना। जो तीसरा श्रेणी है अभ्यास की, वह है तर्क शक्ति एवं विचार शक्ति विकसित करने वाले कार्य। अमूमन यह कार्य फील्ड में किए जाते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि गणित को आसान बनाने के लिए इस प्रकार की श्रेणी का उपयोग किया जाता है, जिसमें क्विज, पहेली, ऐतिहासिक सामग्री इत्यादि आती है। अभ्यास कार्य का जो नियोजन एवं संचालन होता है, यह भी बहुत ही प्रमुख एक बिंदु है। हम थोड़ी सी बात इस पर करते हैं। छात्र में आधारभूत सिद्धांतों की समझ की जांच, जैसे ब्याज के लिए जो सूत्र है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, उसमें मूलधन क्या है, दर क्या है, समय क्या है, इसकी समझ को हमें विकसित करना होगा। तो हमें ब्याज की परिभाषा से आने से पहले हमें इन तीनों संप्रत्यय को उन्हें बताना होगा और अभ्यास को करवाना होगा। और अभ्यास कार्य का जो संबंध है वह कक्षागत विषय सामग्री से ही होना चाहिए। छात्रों की जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं उसको भी हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें अभ्यास देते वक्त किस छात्र को किस प्रकार का वह कार्य कर पाएगा और किस प्रकार का वह कार्य करने से पहले उसे और अभ्यास की ज़रूरत है, यह ध्यान देना चाहिए। यह जो अभ्यास है वह पिछड़े हुए छात्रों हेतु विशेष प्रयास क्षमता के अनुसार मिलना चाहिए। जैसे बहुत से ऐसे छात्र हैं जो मंदबुद्धि होंगे या पढ़ने में उनकी उतनी एफिशिएंसी नहीं होगी, हमें यह ध्यान देकर ही अभ्यास कार्य देना चाहिए। अब गणित संप्रत्यय निष्पादन की जो अगली तकनीक है उस पर हम चर्चा करते हैं, वह है खेल विधि। खेल विधि पे आने से पहले एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन है हेनरी कॉल्डवेल कुक का, जो है कि मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने योग्य है जो वास्तव में खेल है, क्योंकि खेल से मेरा अभिप्राय किसी कार्य को पूर्ण हृदय के साथ करना हो। बाल केंद्रित औपचारिक तकनीकी, अगर इसे दूसरे नाम से हम सोचें तो यही खेल विधि है। खेल विधि रुचिकर गणित को बढ़ावा देती है। गणित की जो अमूर्तता है उसे कम करना होता है अगर हम, तो हमें खेल विधि का अनुसरण करना चाहिए। खेल विधि बहुत बार मौखिक अभ्यास से भी हो जाता है। अगर हम मुख्य खेल विधि की उदाहरण दें तो हम यह दो तरह से समझ सकते हैं। जैसे एक खेल होता है गणित में संख्या का अनुमान लगाना, जैसे आप भी और हम भी बचपन में इस प्रकार के बहुत से प्रशिक्षण लिए होंगे कि अपने मन में संख्या ले लीजिए, दोगुना कर दीजिए, ये जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, कितना आया बताइए और मैं वह संख्या बता दूं। तो आप समझ सकते हैं समीकरण के किस सिद्धांत से यह होता है। इसी में खेल विधि के तहत अगर हम अपने निर्जातीय समूह को देखें, जैसे कुम्हार समुदाय, तो वह अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को अपने क्रियाकलाप को कैसे समझाते हैं, वह भी खेल विधि के द्वारा अपनी उन क्रियाकलापों को समझा करके उस छात्र तक अपने उस कार्य पर संपादित कर देते हैं। खेल विधि के तहत यदि हम एक विशेष प्रकार का अध्ययन करने की कोशिश करें, जैसे कार्तीय तल पर दो बिंदुओं के बीच में दूरी का ज्ञान करना, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि कार्तीय तल एक द्विआयामी तल होता है और यदि हमें दो बिंदुओं के बीच में दूरी का ज्ञात करना है तो हम एक खेल विधि आयोजित कर सकते हैं। जैसे बच्चों को चारों तरफ खड़ा कर दीजिए, एक्स और वाई एक्सिस पर हम डिवाइड कर दें और उसमें से उन बच्चों के हाथ में या तो हम कांच की गोलियां दे सकते हैं या चाक के टुकड़े दे सकते हैं और उनकी सहायता से हम एक्स और वाई एक्सिस पर उन बच्चों को खड़ा करके अगर हम कुछ जो कोऑर्डिनेट है अगर कोई हमें पता है, जैसे -3 और 5 या 3, 5,
1 2 कुछ भी कोऑर्डिनेट को हम उसके जो मूल बिंदु है वहाँ सर उतने कदम उस दिशा के पैरेलल चल करके उस बिंदु पर पहुँचा करके यदि हम उनके बीच की दूरी को धागे से मेजर करें तो हम देखेंगे कि वह दूरी और जो सूत्र द्वारा निकाली जाती है वह दूरी लगभग बराबर आएगी। एक प्रकार से हम इस प्रकार से खेल विधि से हम कार्तीय तल को 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने को बता सकते हैं। अब गणित संप्रत्यय के तहत यदि हम अगली तकनीकी की बात करें तो वह है गृह कार्य, होम असाइनमेंट। इससे जो तात्पर्य है वह छात्र द्वारा घर पर किया जाने वाला गणितीय कार्य, गणित के संस में है तो हम गणितीय कार्य ही कह सकते हैं। यह कक्षागत शिक्षण का एक पूरक होता है। हमने जो कक्षा में शिक्षण कार्य किया है, यदि हमने संख्या पद्धति उन्हें पढ़ाई, यदि हमने उन्हें नेचुरल नंबर पढ़ाया, उनकी विशेषताओं को पढ़ाया, क्रम विनिमय नियम पढ़ाया, कोई भी नियम हमने पढ़ाया तो उसकी विशेषता को हम घर पर उनको करने के लिए दे सकते हैं। गृह कार्य में सीखी गई अवधारणा का अभ्यास एवं अनुप्रयोग होता है। यदि हमें उन्हें ज्यामितीय आकृतियों का परिमाप, क्षेत्रफल इत्यादि निकालना बताया है तो हम उन्हें घर पर वह अभ्यास उनकी घरेलू आकृतियों के साथ करने को दे सकते हैं। गृह कार्य गलती करने, पहचानने एवं दूर करने का एक अवसर प्रदान करता है। कक्षा के बाहर अवधारणात्मक खोज की व्यस्तता रखना, यह एक प्रमुख उद्देश्य होता है गृह कार्य का। गृह कार्य के तहत स्व अध्ययन से सीखने और जानने की एक अस्थायी क्षमता विकसित होती है। छात्र के भीतर स्व अध्ययन का एक अस्थायी क्षमता विकसित करता है। विषय वस्तु का पुनर्संगठन करना, जैसे यदि हमने कोई भी विषय के तहत कोई भी संप्रत्यय हमने उन्हें पढ़ा दिया है तो हम उनके गृह कार्य देंगे तो उनकी कई सारी जो समस्याएं हैं दूर होंगी। जैसे वह थोड़े अभ्यास भी कर लेंगे और उनका जो संप्रत्यय है वह उसका फिक्सेशन भी उनके दिमाग में हो जाएगा। इसके तहत कई सिद्धांत कार्य करते हैं। गृह कार्य के लिए जो सिद्धांत प्रमुख है वह है शुद्धता का सिद्धांत। हम जो गृह कार्य क्लास में पढ़ा रहे हैं उस पर हम जो गृह कार्य बच्चे को दे रहे हैं वह एकदम शुद्ध होना चाहिए। मीन्स कि उसको पढ़ने पे या करने में बच्चे में कोई दुविधा न रहे। बच्चा घर जाकर के जो गृह कार्य करे उसमें उसका एक इंटरेस्ट बना रहे, जिसे हम रुचि का सिद्धांत कहते हैं। यदि हमने कोई प्रश्न दिया है, यदि हमने कोई टास्क दिया है तो बच्चा उस प्रश्न को पढ़ने के बाद उसे समझ सके, इसके तहत इसे हम स्पष्टता का सिद्धांत कहते हैं। आज हमने यदि उन्हें ज्यामितीय आकृति के तहत आयत या वर्ग का क्षेत्रफल बताया है तो हम उसे अगले दिन गृह कार्य में भी उससे ही जुड़े प्रश्न दें। इसे हम उपयुक्तता का सिद्धांत कहते हैं। और हम ध्यान दें कि बच्चा घर पर सिर्फ 1 घंटा कार्य करे या 10 घंटे कार्य करे या 4 घंटे कार्य करे, कितना समय कार्य करे, और कम समय में ज़्यादा वह गृह कार्य करे या अच्छा गृह कार्य करे, इसे हम मितव्ययिता का सिद्धांत कहते हैं। और इन सभी के साथ एक जो मुख्य सिद्धांत होता है कि हम गृह कार्य और पढ़ाए गए जो पाठ है वह उससे जोड़ करके दें, जिससे कि क्रमबद्धता का एक सिद्धांत अपनी उपस्थिति दर्ज करा सके। इसके तहत हमें कुछ ध्यान देने योग्य बातें करनी चाहिए। जैसे जो हम गृह कार्य दें वह पाठ से संबंधित हो, कार्य में विविधता हो, वैयक्तिक भिन्नता जो कि छात्रों का एक मनोवैज्ञानिक गुण है उसे हमें ध्यान देना चाहिए, और साथ ही साथ समय कितना लेना है, कितना समय देना है किस कार्य के लिए, इसका भी प्रबंधन उचित होना चाहिए। और छात्र के लिए हमें एक स्पेस क्रिएट करना चाहिए कि उसका मौलिक चिंतन का जो रिफ्लेक्शन है वह गृह कार्य में हो सके। और सबसे मुख्य बात होती है जिसके साथ एक मिथ जुड़ा हुआ है कि गणित दैनिक जीवन से हम नहीं जोड़ पाते छात्रों की, तो हमें सबसे ज़रूरी होता है कि हम गणित को गृह कार्य देते वक्त दैनिक जीवन से जोड़ करके दें, और जो गृह कार्य छात्र करे उसका मूल्यांकन अवश्य होना चाहिए। गणित संप्रत्यय निष्पादन तकनीकी के तहत जो अगली तकनीक है वह है दत्त कार्य। दत्त कार्य दैनिक पाठ योजना का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जैसे यदि हमने क्रम विनिमय नियम को पढ़ाया है
तो हम बच्चे से क्रम विनिमय नियम पर किस प्रकार दत्त कार्य दें। जैसे यदि हम एक बच्चे को दूसरे बच्चे के बगल में खड़ा करें और पुनः उसी बच्चे को दाएं से बाएं और बाएं से दाएं करके उन्हें समझाने की कोशिश करें, तो यह उसका एक तरीका हो सकता है। जैसे पानी में नींबू, नींबू में पानी, यह मिलाने का तरीका अगर हम उपयोग में लाएं और फिर हम आए क्रम विनिमय नियम को गणित पर या नेचुरल नंबर या होल नंबर किसी पर बताने की कोशिश करें, तो यह उपयोगी होता है। दत्त कार्य जिसके द्वारा कक्षा की क्रियाएं संगठित एवं निर्देशित होती हैं। दत्त कार्य शैक्षिक क्रियाओं को दिशा देने का एक मुख्य साधन हो जाता है और गणित विषय में कक्षा में या उससे इतर दूसरे दिन या कार्य की तैयारी के लिए भी जरूरी होता है कि हम बच्चों को दत्त कार्य दें। दत्त कार्य स्वयं से सीखने के लिए बच्चों को प्रेरित करता है, उन्हें चिंतनशील एवं गतिशील बनाता है। इस दत्त कार्य में भी शिक्षक का वही भूमिका होती है जो गृह कार्य में होती है, अर्थात शिक्षक एक सलाहकार की तरह ही कार्य करता है। बच्चों में क्षमता एवं रुचि के अनुरूप ही हमें दत्त कार्य देना चाहिए। जो बच्चा तेज हो, जो बच्चा कमज़ोर हो, उनमें हमें जो दत्त कार्य हो उसकी जो एक इंटेंसिटी है, लंबाई है, लेंथ है, उसे हमें ध्यान में देना चाहिए। छात्र की पूरी योग्यता का भी हमें ध्यान देना चाहिए कि छात्र पहले कैसा रहा है और अब उसकी जो शैक्षिक प्रगति हुई है वह कैसी रही है। जो कार्य का संरक्षण एवं संवर्धन हो, जिस दत्त कार्य को हम दें उसे हमें ध्यान देना चाहिए। गणित पाठचर्या निष्पादन हेतु जो दत्त कार्य है वह तकनीकी की कुछ विशेषताएं हैं जिसे हम जानने की कोशिश करते हैं। जो दत्त कार्य होता है वह स्पष्ट एवं सुपरिभाषित होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा कथन हम कहें कि इस क्लास से सभी, किसी कक्षा से सभी लंबे बच्चे बाहर चले जाएं, तो कौन सा लंबा बच्चा? एक बच्चे से दूसरा बच्चा, दूसरे से तीसरा बच्चा हो सकता है एक दूसरे को लंबा कहे, दूसरा उसको लंबा कहे। तो हमें यहाँ एक जो कथन कहना होगा कि 5 फुट 3 इंच या 5 फुट 2 इंच से लंबे सभी बच्चे क्लास से बाहर चले जाएं। कुछ इस प्रकार जो स्टेटमेंट होता है उसे हम सुपरिभाषित कह सकते हैं। तो हमें यह कोशिश करना चाहिए जो दत्त कार्य हो एकदम स्पष्ट हो, सुपरिभाषित हो, ज्ञान एवं अनुभव से जुड़ा हो। हमने जो कक्षा पढ़ाई है, जिस पर हमने बात की है, उससे जुड़ा हुआ दत्त कार्य होना चाहिए। हूबहू हो यह जरूरी नहीं होता है, हम उसकी जो इंटेंसिटी है उसे थोड़ा बढ़ा घटा सकते हैं। और जो मुख्य बात है वह यह है कि दत्त कार्य एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। यदि हम बच्चे में हम गणित की रुचि नहीं देख रहे हैं या गणित के सवालों में हम उनके त्रुटियां देख रहे हैं, तो हम वहीं पर उस विषय पर जिसमें त्रुटि हो रही है कई दत्त कार्य दे करके हम एक उत्प्रेरक का कार्य कर सकते हैं और बच्चा उस संप्रत्यय को आसानी से सीख सकता है। दत्त कार्य पर्याप्त एवं संक्षिप्त दोनों होना चाहिए। पर्याप्तता से अर्थ यह होता है कि किसी संप्रत्यय पर कितने प्रश्न रखने हैं और जो प्रश्न रखने हैं वह कितने लंबे या कितने बड़े होने चाहिए। हम उसे हल करने की कोशिश करें तो इतने बड़े न हो जाएं कि छात्र कंफ्यूज हो जाए। हाँ, यदि हमने प्रशिक्षण अच्छा दे दिया है, अभ्यास अच्छा करा लिया है, तो दत्त कार्य की जो संक्षिप्तता है वह आगे बढ़ सकती है, बड़ी हो सकती है। दत्त कार्य पूर्व अनुभव पर आधारित होना चाहिए। जो छात्र का पूर्व अनुभव है अर्थात कक्षागत कार्य में उस संप्रत्यय पर चर्चा होनी चाहिए। दत्त कार्य रुचिकर एवं उचित समय सीमा पर आधारित होना चाहिए। होता क्या है कि यदि हम 10 से 20 प्रश्नों का दत्त कार्य दे दें और बच्चा उसे सॉल्व कर दे, उसी रुचि के साथ सॉल्व करे, ऐसा हमें प्रश्न बनाना चाहिए। हमें प्रश्नों में विविधता रखनी चाहिए। हमें प्रश्नों के संप्रत्यय में उनके दैनिक जीवन से जो जुड़ाव है वह रखना चाहिए, जिससे कि उनकी रुचि बनी रहे और वह उचित समय सीमा में उसे करके आपको जमा कर दें। दत्त कार्य संदर्भ संसाधन की उपलब्धता को भी होनी चाहिए। यदि हम कोई दत्त कार्य दे रहे हैं तो बच्चे को यह समझ आनी चाहिए कि यह किस पाठ से जुड़ा हुआ है। इससे किए जाने वाले जो कार्य हैं या जो संप्रत्यय से किए जाने वाले जो उनकी प्रैक्टिस है, उस पर वह संसाधन कहाँ से पाएंगे
ऑनलाइन रिसोर्स से पाएंगे या जो मैथमेटिक्स क्लब है वहाँ से पाएंगे, मैथमेटिक्स की लैब से पाएंगे, या किसी और जो अध्यापक है इस विद्यालय में उससे संपर्क करने पर वह संसाधन पाएंगे जो कि उससे जुड़ा हुआ है। इस प्रकार आज हमने गणित संप्रत्यय निष्पादन तकनीकी के बारे में अध्ययन किया, जिसमें प्रमुख रूप से हमने अभ्यास, दत्तकार, प्रशिक्षण इत्यादि के बारे में चर्चा की। धन्यवाद।